अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब यहाँ से जो है हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये प्रैक्टिकल्स जो हैं या थ्योरी जो है यहाँ पर आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अगर आप सी प्लस प्लस के ऊपर कमांड रखना चाहते हैं तो ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये आपने अपने माइंड में कंसेप्ट इसका रखना है। जब तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक आप जो है एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है पहले इसका कंसेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम का आज हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, आज के लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बेसिक स्ट्रक्चर बताना है आपको। बेसिक स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन सी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। आपको जो है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, प्रोग्राम बॉडी क्या होता है, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, टोकन्स क्या होते हैं और वाइट स्पेसिस क्या होते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का। ये सारी चीज़ों के बारे में आपने अच्छी तरह से कंसेप्ट ले लेना है ताकि जब हम एडवांस प्रोग्रामिंग करें तो ये चीज़ें जो है आपको पता हों। तो अगर ये चीज़ें आपको मालूम होंगी ना तो आप प्रोग्रामिंग के ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, एडवांस प्रोग्रामिंग आप इजीली जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप प्रोग्राम के फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस इज़ कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। ऐसा तरीकाकार जिसके मुताबिक हम एक प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस में उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी होती है या फिर आपने कोई लेटर लिखना होता है तो एक आपको फॉर्मेट बताया जाता है कि इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने एप्लीकेशन और लेटर लिखना है। अगर आप उस फॉर्मेट के मुताबिक एप्लीकेशन या लेटर नहीं लिखते तो उस लेटर को, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग में भी एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया रहता है, एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया रहता है। उस फॉर्मेट के मुताबिक हमने प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो जो फॉर्मेट जिसके मुताबिक हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ये जो है सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है ना ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल किस्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि हमें ये जो प्रोग्राम है ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है बड़ी फ्लेक्सिबल है, इस वजह से ये पावरफुल लैंग्वेज बन जाती है। इसकी जो ये पावर है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें 3 चीज़ें मौजूद होती है। हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, दूसरा हमारे पास मेन फंक्शन है, तीसरा हमारे पास प्रोग्राम बॉडी है। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, प्रोग्राम बॉडी। अब प्रोग्राम बॉडी में क्या क्या किया जाता है। प्रोग्राम बॉडी में सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स आती हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर। ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि गिवन टू द कंपाइलर, जो कि कंपाइलर को दी जाती हैं बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है उसको स्टार्ट करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस हम कंपाइलर को देते हैं वो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। एक्चुअल प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले उस जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंपाइलर को दी जाती हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब कंपाइलर इसमें क्या था, आपको याद होना चाहिए कि कंपाइलर हमारे पास एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि एज अ होल पूरे के पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंपाइलर का यहाँ पर हमारा जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये कंपाइलर यूज़ करता है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं। कंपाइलर आपको मालूम है ना कि कंपाइलर यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो समझता है लो लेवल लैंग्वेज को, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड को 0 1 की फॉर्म में वो कोड को अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर को बताना ज़रूरी है कि प्रोग्राम के थ्रू उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो हम किस तरह से बताएंगे, कंपाइलर के थ्रू। अब कंपाइलर जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, कंपाइलर स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू लेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। इसको हम कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है, द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्री प्रोसेसर। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं ये प्रोसेस की जाती हैं किस प्रोग्राम के थ्रू, प्री प्रोसेसर के थ्रू इसको जो है वो प्रोसेस किया जाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। ये सी प्लस प्लस कंपाइलर का हिस्सा है। इट मॉडिफाइज सी प्लस प्लस प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन।
ये कंपाइल करने से पहले जो C++ प्रोग्राम को मॉडिफाई करने में हमारी हेल्प करता है, बल्कि अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के थ्रू मॉडिफिकेशन इससे की जाती हैं। द टर्मिनेटर इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड पे हम टर्मिनेटर यूज़ नहीं करते, ठीक है। टर्मिनेटर क्या होता है? टर्मिनेटर ये एक सेमीकोलन होता है, जिसको हम आप इंग्लिश की फॉर्म में सेमीकोलन इसको पढ़ते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग की फॉर्म में हम इसको टर्मिनेटर पढ़ते हैं कि एक डॉट लगाया, उसके नीचे कॉमा लगा दिया, डॉट लगाया, नीचे कॉमा लगा दिया। आपने याद रखना नहीं, इसको हम इंग्लिश में सेमीकोलन पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको प्रोग्रामिंग की शक्ल में हम इसको टर्मिनेटर पढ़ते हैं। टर्मिनेटर का मतलब होता है एंड करने वाला, ठीक है, लाइन को एंड करने वाला। यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होंगे इसको टर्मिनेटर एंड पे ला नहीं करना, ठीक है। इसको एंड पे हमने सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं करना, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जितनी भी C++ के अंदर बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी ना, हर स्टेटमेंट को आपने टर्मिनेटर के थ्रू एंड करना है, टर्मिनेट करना है, लेकिन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को टर्मिनेट नहीं करना। द प्री प्रोसेसर स्टार्ट्स विद सिंबल हैश। प्री प्रोसेसर को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है? हैश सिंबल लगाना है। इसका मैं आपको सिंटैक्स और तरीकाकार भी बताती हूँ कि किस तरह से आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगा सकते हैं। These directives are written at the start of program। ये डायरेक्टिव जो होती है ना, ये अपने प्रोग्राम स्टार्ट करने से सबसे पहले जो अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में। द फॉलोइंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज इन C++ टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल इतना देख लें कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम जैसे कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर, इंक्लूड जो है ना, ये एक प्री प्रोसेसर है, ठीक है। इंक्लूड, डिफाइन, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर, ये नाम है एक प्री प्रोसेसर का, ठीक है। इंक्लूड, जैसे कि आपका नाम है अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये आपका नाम है ना, तो एक जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, उसका एक नाम है इंक्लूड। एक ये हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। दिस डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। ये डायरेक्टिव हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं हेडर फाइल्स। ये एक फ़ाइल होती है, ठीक है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? सिंपल, आप फिलहाल इतना देख लें कि ये फाइल्स होती हैं जो कि प्रोग्राम में ऐड करनी ज़रूरी होती हैं। अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे ना, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है? सिंटैक्स इसका ये है, सबसे पहले हैश साइन इस्तेमाल करना है, उसके बाद इंक्लूड आपने लगाना है, उसके बाद आपने एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, आयोस्ट्रीम डॉट एच, और इसके बाद आपने एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये इसका सिंटैक्स है। आपने सेम इसी मेथड से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। आपने जब भी C++ का प्रोग्राम लिखना है तो आपने ये हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए इंक्लूड प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करना है। उसका सिंटैक्स यहाँ पर आपको स्लाइड में शो हो रहा है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आयोस्ट्रीम डॉट एच एंगल ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। अब आयोस्ट्रीम डॉट एच क्या है? आयोस्ट्रीम डॉट एच ये हेडर फाइल है, आयोस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल है, ठीक है। आपने क्या करना है? हैश इंक्लूड, ये आपने इसको अपर केस में नहीं लिखना बल्कि लोअर केस में लिखना है, जैसे आपको यहाँ पर लिख के बताया हुआ है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट, यहाँ पर आपने फाइल का नेम लिखना है और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो जो भी आपने हेडर फाइल इंक्लूड की है ना अपने प्रोग्राम में, इस इंक्लूड के थ्रू आपके प्रोग्राम में वो ऐड हो जाएगी। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हेडर फाइल्स हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मुख्तलिफ़ तरह की हेडर फाइल्स मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। हर हेडर फाइल का अपना फंक्शन है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, उसमें इंग्लिश की सेंटेंसेस या इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप कंप्यूटर की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको कंप्यूटर के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप साइंस की बुक पढ़ते हैं आपको साइंस से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप अरेबी की बुक पढ़ते हैं आपको उसमें अरेबी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हर बुक में उस जो भी बुक होगी उसमें उस तरह की आपको उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं हर फाइल में उसके अपने फंक्शन से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हेडर फाइल हमारे पास ऐसी फाइल होती है जिसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के कामों को सरअंजाम देने के लिए हम यूज़ करते हैं। देर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस के लिए हम बहुत सारी हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हर हेडर फाइल का अपना पर्पज़ है, इस वजह से इसमें एक हेडर फाइल नहीं होती बल्कि एक से ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। हर हेडर फाइल में मुख्तलिफ तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अब प्री डिफाइंड का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड का मतलब है कि जो यूज़र होता है ना, जिससे हम प्रोग्रामर हैं, हमने सिर्फ उस हेडर फाइल को यूज़ करना है, उस हेडर फाइल को बनाने नहीं बैठ जाना, ठीक है। वो ऑलरेडी बनी बनाई है, तो ऑलरेडी जो बनी बनाई चीज़ होती है ना उसको हम प्री डिफाइंड चीज़ें कहते हैं। जैसे कहते हैं रेडीमेड, अपने कपड़े लेके आते हैं ना, रेडीमेड वो होते हैं, तो वो उसको कहते हैं वो प्री डिफाइंड डिज़ाइन होता है। तो जो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि बने बनाए फंक्शंस होते हैं। हमने जस्ट इसको यूटिलाइज़ करना होता है, इसको हमने एडिट नहीं करने बैठ जाना होता है या इसको हमने नए सिरे से बनाने नहीं बैठ जाना होता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि बने बनाए फंक्शंस होते हैं। हर हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे, ठीक है। आपने इतना याद रखना है कि हर हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे। हाउ मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूड इन वन प्रोग्राम। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि क्या हम एक ही सिर्फ हेडर फाइल अपने कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। हम एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाई इंक्लूड हेडर फाइल इन प्रोग्राम। अब ये हमारे लिए या प्रोग्राम के लिए क्यों ज़रूरी होता है हेडर फाइल को इंक्लूड करना? क्या हम हेडर फाइल के बगैर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते? ये क्वेश्चन है कि क्या हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है अपने प्रोग्राम में, या क्यों हम हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग ऑफ इट्स फंक्शंस इन द प्रोग्राम। अब देखें, जब तक जैसे आप लोगों ने कॉलेज में आए हैं ना, यहाँ पर क्लासेस लेते हैं, आपको यहाँ पे जो है एग्ज़ाम वगैरह लिया जाता है, तो आपने किया कि सबसे पहले एडमिशन लिया है, आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कॉलेज वालों को प्रोवाइड की हुई है। तो अगर जैसे कि कॉलेज वालों के पास या यूनिवर्सिटी वालों के पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो यूनिवर्सिटी वालों को पता होता है, ये कॉलेज वालों को पता होता है ये हमारा स्टूडेंट है, इनका हमने एग्ज़ाम लेने हैं, इनको हमने क्लासेस पढ़ानी है, इनको हमने डिग्री प्रोवाइड करनी है, तो ही आपको यूनिवर्सिटी वाले या कॉलेज वाले आपको जो है इंटरटेन कर रहे होते हैं ना, क्लासेस वगैरह लेके आपको पेपर्स लेते हैं और डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो जब तक आपने एडमिशन नहीं लिया होगा ना, तब तक आप क्लासेस नहीं लेंगे, तब तक आप जो है वो जब डिग्री नहीं ले सकते। सेम उसी तरह से जब तक जो आप फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं ना अपने प्रोग्राम में, तो उसकी डेफिनेशन आप प्रोग्राम को नहीं बताएंगे, कंपाइलर को नहीं बताएंगे कि इस प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है, इस प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है, तब तक वो प्रोग्राम जो होगा ना, उसका जो कंपाइलर होगा उसको नहीं पता चलेगा ये फंक्शन कहाँ से इस्तेमाल किया हुआ है या ये फंक्शन आपने अपने प्रोग्राम में कहाँ से ऐड कर लिया हुआ है। तो क्या ज़रूरी है, जब भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को यूटिलाइज़ करना है ना, तो उससे मुतल्लिका हेडर फाइल आपने प्रोग्राम में लाजमी ऐड करनी है। अगर आपने उसकी हेडर फाइल प्रोग्राम में ऐड नहीं ना की, तो वो जो कंपाइलर एरर दे देगा आपको, क्योंकि वो कहेगा कि जो फंक्शन आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया हुआ है ना, इसकी डेफिनेशन मुझे नहीं मिल रही, इसकी डेफिनेशन पहले मुझे बताएं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अब कॉलेज में एंटर होते हैं, अगर आपके पास कॉलेज कार्ड नहीं है ना, तो आपको कॉलेज में एंटर होने की परमिशन नहीं मिलेगी। वो कॉलेज कार्ड में क्या होगा, आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, आपकी डेफिनेशन उसके अंदर मौजूद होगी। तो इसी तरह से जो हम जो है यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए यूनिवर्सिटी कार्ड दिखाते हैं, तो जब तक आप यूनिवर्सिटी कार्ड नहीं दिखाएंगे ना, आप गार्ड आपको एंटर नहीं होने देगा। तो सेम उसी तरह से जैसे ही आप कोई फंक्शन आपने यूज़ किया ना, उसकी हेडर फाइल, उसकी आइडेंटिफिकेशन आपने कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में ऐड नहीं ना की, इंक्लूड नहीं की, तो तब तक कंपाइलर उस प्रोग्राम को आगे नहीं जाने देगा। तो जैसे ही हम हेडर फाइल ऐड कर देंगे, उस फंक्शन की डेफिनेशन ऐड कर देंगे, तो आपका जो कंपाइलर है उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगा। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल। हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन पता है ना आपको क्या होता है? दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको। एक्सटेंशन होता है उसकी टाइप, फाइल टाइप, ये फाइल किस टाइप की है। जैसे कि जो पावर पॉइंट की फाइल्स होती हैं उसकी एक्सटेंशन .ppt होती है, ठीक है। जैसे पावर पॉइंट की फाइल्स होती है ना, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .ppt। ये डॉट लगाना लाजमी होता है। जैसे जो हमारे पास
PDF की फ़ाइल होती है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .pdf। तो इसी तरह से जो हमारे पास हेडर फाइल होती है ना, इसकी एक्सटेंशन होती है .h इसकी एक्सटेंशन होती है। हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है .h। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज़ .h। जो हेडर फाइल की एक्सटेंशन है वो .h होती है, ठीक है। अब यहाँ तक लेक्चर इनफ है, यहाँ तक अच्छी तरह से लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।